सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। दोस्तों, अभी जैसे कि आपको पता है, बिहार के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है, उत्तर प्रदेश में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है, राजस्थान में निकल चुकी हैं, कई स्टेटों में इसके अलावा आ चुकी है। साथ ही मैं कहूँ, चाहे आप यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, सलेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी के इंट्रेंस एग्जाम के लिए, सभी का मेन मकसद है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो उसी में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सलेट में भी आते हैं, और जो स्टेट अपना अलग से, कुछ स्टेट जो है एज इंटरव्यू पे ही सिलेक्शन करते हैं, कहीं अब दूसरी पॉलिसी के अनुसार अब टेस्ट होना है, तो सिलेबस लगभग फर्स्ट पेपर का यही रहता है और इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। निम्न में से किस तकनीक से सांप्रदायिकता जुड़ी है? यूनिवेरिएट एनालिसिस से, बी फैक्टर एनालिसिस से, सी केस स्टडी से, डी स्वॉट एनालिसिस। तो इसका बी जो है फैक्टर एनालिसिस से जो है सांप्रदायिकता जुड़ी हुई है। प्रश्न नंबर 2, वह चर जो एक स्वतंत्र चर और एक आश्रित चर के बीच संबंध को प्रभावित करता है। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में कुछ चर होते हैं जिनको कुछ स्वतंत्र चर और जिनको आश्रित चर, और लेकिन एक चर ऐसा भी होता है जो दोनों के बीच में को प्रभावित करता है, रिलेशन बनाता है या एक दूसरे को प्रभावित होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ए है पूर्ववर्ती चर, बी है अपूर्ववर्ती चर, सी है भविष्य वक्ता चर, या डी है नियंत्रण चर। तो उसको हम बोलते हैं नियंत्रण चर। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर प्रतियोग यानी नॉन प्रोबर्टी सैंपलिंग या अयादृच्छिक नमूना प्रणाली है? ए है सरल यादृच्छिक नमूनाकरण, यह जो है प्रोबर्टी है। स्थिरीकृत नमूनाकरण, ये भी जो है आपकी प्रोबर्टी है। और क्लस्टर बी नमूनाकरण जो है आपका, यह भी प्रोबर्टी यानी कि संभावित है। और कोटा नमूनाकरण जो है, इसका डी आंसर होगा, यह नॉन प्रोबर्टी सैंपलिंग है। प्रश्न नंबर 4 है, वर्ष 2022 तक वर्ष 2022 तक भारत सरकार का जलवायु परिवर्तन कार्य योजना जो एक प्लान बनाया गया, उसमें ऊर्जा स्थापित करने में का लक्ष्य है। इसमें से कौन सा पॉइंट बिल्कुल सही है? 2000 मेगावाट, 20,000 मेगावाट पवन ऊर्जा का, 25,000 मेगावाट पवन ऊर्जा का, 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का, या 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का। तो इसका लक्ष्य जो है भारत सरकार का इस प्लान के अनुसार 2022 तक 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित जैव भंडार जिनको बायोस्फीयर जैव बोलते हैं में से कौन सा यूनेस्को की मान्यता है, यानी किसको यूनेस्को द्वारा मान्य है? एक ए में है मानस, डी में कंचनजंगा, सी में सेलचलम हिल्स, और डी है ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार को यूनेस्को की मान्यता है। प्रश्न नंबर 6 है, पूरे विश्व में जल प्रदूषण में कौन सी गतिविधि सबसे ज्यादा योगदान यानी जल प्रदूषण करती है? आपको दोस्तों ये बताना है। तो ए कृषि है, बी पन बिजली उत्पादन। तो पन बिजली में कोई प्रदूषण नहीं होता है, उद्योगों में होता है, शहरीकरण में होता है, लेकिन विश्व में अगर देखा जाए तो कृषि से जल प्रदूषण होता है, क्योंकि जो कृषि करने के लिए किसानों के द्वारा खरपतवार कीट पतंगों को मारने के लिए कीटनाशक का प्रयोग होता है, उससे बहुत ज्यादा जल प्रदूषित होता है। प्रश्न नंबर 7 है, यहाँ पर सूची जी है, एक तरफ जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, दूसरे स्थान दिए हैं, जैसे नीलगिरी, बी मानस, सी सिमलीपाल, डी अमरकंटक। और सूची 2 में है डेक्कन प्रायद्वीप में, छत्तीसगढ़ में, पूर्वी हिमालय में और पश्चिमी घाट में। तो दोस्तों, नीलगिरी जो है पश्चिमी घाट पे स्थित है, और बी जो है मानस जो है पूर्वी हिमालय में स्थित है, और सी जो है सिमलीपाल डेक्कन प्रायद्वीप में स्थित है, और डी का जो है अमरकंटक अगर आप देखते हैं तो ये छत्तीसगढ़ में। तो इसका ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का दूसरा होगा। प्रश्न नंबर 8, G5 दुनिया की 5 सबसे महत्वपूर्ण उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा G5 का हिस्सा कहना मतलब नहीं है? इसमें मैक्सिको, ब्राजील, सी चीन, दक्षिण कोरिया। तो इसमें वो दक्षिण कोरिया ने कोरिया इनाम दिया है, तो इसमें कोरिया जो है G5 अर्थव्यवस्था वाली जो एक ग्रुप है, G5 जो देशों का एक ग्रुप है, उसमें नहीं है।
प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किस देश में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन सबसे अधिकतम है? ए चीन, बी जापान, सी यूएसए, डी भारत। तो इसमें यूएस से अगर सबसे ज़्यादा देखें जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है देश में, तो सबसे ज़्यादा चीन में होता है। अगर प्रति व्यक्ति देखा जाए, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से वहाँ प्रति व्यक्ति ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रति व्यक्ति अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति जो कार्बन उत्सर्जन है वो है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रश्न नंबर 10 है, एक प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री है रंगीन और अच्छी लगे, जो सभी इंद्रियों को सक्रिय करती हो, जो सभी छात्रों को दिखाई देती हो, डी तैयार करना और उपयोगी करने में आसान हो। तो सभी इंद्रियों को जो सक्रिय कर, हालांकि इसमें सभी पॉइंट देखो दोस्तों, नेट एग्जाम, सेलेक्ट एग्जाम, पीएचडी इत्यादि या असिस्टेंट प्रोफेसर में जो क्वेश्चन आते हैं, कई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो एक ही यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग या जो मेमोरी लेवल क्वेश्चन होते हैं उसमें एक ही ऑप्शन सही होता है और गलत होते हैं। लेकिन नेट, सेलेक्ट या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में सभी आपको लगेगा सभी सही हैं ऑप्शन और होते भी हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा वो चुनना होता है। तो इसमें सबसे बेस्ट जो है शिक्षण सहायक सामग्री यानी जो टीचिंग एड के बारे में सभी इंद्रियों को सक्रिय करती हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो इसका बी होगा। प्रश्न नंबर 11, कौन शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय है? उनके साथ दोस्ती विकसित करें, उनकी समस्याओं को हल करने की मदद करें, सी है अच्छा ग्रेड पुरस्कार हो, डी है अतिरिक्त शिक्षण शुल्क पर कक्षा लें। तो इसमें उनकी समस्याओं को हल करने में मदद करें, सबसे बेस्ट। प्रश्न नंबर 12, एक प्रभावी कक्षा पर्यावरण का सार है, विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री, बी आपसी छात्र शिक्षक बातचीत, सी पिन ड्रॉप साइलेंस और डी कठोर अनुशासन। तो एक प्रभावी जो क्लास चल रही है और प्रभावी तौर से चल रही है, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा छात्र और टीचर जो है आपस में बात कर रहे हों, डिस्कशन कर रहे हों, या एक जो उनके डाउट्स हों वो पूछ रहे हों, सबसे प्रभावी क्लास मानी जाएगी। प्रश्न नंबर 13, अपनी कक्षा के पहले दिन यदि एक शिक्षक को छात्र द्वारा अपना परिचय देने के लिए कहा जाता है तो उसे चाहिए पहले ए में उन्हें क्लास के बाद मिलने के लिए कहे, या बी उन्हें अपने बारे में संक्षेप से बताएं, सी छात्रों को अनदेखा करें और पढ़ाना शुरू कर दें, डी इस अवांछित मांग के लिए छात्रों को डांटें। तो इसका बी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, उन्हें अपने बारे में संक्षेप से बता दें। प्रश्न नंबर 14, शिक्षण के समय नैतिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से छात्रों के बीच विकसित किया जा सकता है, अक्सर मूल्यों के बारे में बात करके, बी स्व नैतिक मूल्यों का पालन करके, सी महान व्यक्तियों की कहानी बताकर, डी देवी और देवताओं की बातचीत करके। तो इसमें है स्वयं नैतिक मूल्यों पर का पालन करके या नैतिक मूल्यों का आचरण पर चल के स्वयं उनके सामने एक रोल मॉडल के पुटअप होंगे तो सबसे ज्यादा विकसित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 15, एक शोधकर्ता के आवश्यक गुण है, मुफ्त जांच की भावना, बी अवलोकन और साक्ष्य पर निर्भरता, सी ज्ञान का व्यवस्थितीकरण का सिद्धांत, उपरोक्त सभी होने चाहिए। प्रश्न नंबर 16, अनुसंधान के लिए आयोजित किया जाता है, नया ज्ञान उत्पन्न करने के लिए, या अनुसंधान आयोजित किया जाता है, ये होना चाहिए थोड़ा क्वेश्चन को टाइप करने में, एक सिद्धांत विकसित करने के लिए, अनुसंधान की डिग्री प्राप्त करने के लिए, मौजूदा ज्ञान की पुनर्व्यवस्था करने के लिए। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसमें पहला एक सिद्धांत विकसित करने के लिए की जाती है अनुसंधान, बिल्कुल सही है। दूसरा इसमें जो दिया है पहला नया ज्ञान उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, दूसरा गलत है। एक सिद्धांत विकसित करने के लिए नहीं आया, तो इसमें नहीं सिद्धांत विकसित करने के लिए किया जाता नहीं होगा। दूसरा अनुसंधान की डिग्री प्राप्त करने के लिए, जो भी अनुसंधान कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, पीएचडी होल्डर करता है तो उसको एक डिग्री तो मिलता ही है। और चौथा मौजूदा ज्ञान की पुनर्व्यवस्था करने के लिए। तो डी आंसर सही होगा, पहला, तीसरा और चौथा। प्रश्न नंबर 17, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है, ए प्रिंटर, बी कुंजी पटल, सी सीपीयू, डी भारी डिस्क। तो वह सीपीयू कहलाता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 18, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिस पर आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है,
राम की छड़ी, बी डेटा इनपुट, सी सीपीयू, डी एएलयू। तो वह सीपीयू कहलाता होता है। प्रश्न नंबर 19, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क, मुद्रक। तो इसमें सीपीयू सबसे महत्वपूर्ण उसका जो है हिस्सा है। प्रश्न नंबर 20, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रखता है और कहलाता है डिस्क, बी चिप, सी संभवतः इनमें से कोई नहीं, तो वह चिप कहलाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ 20 ही क्वेश्चन थे, लेकिन 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे और आपकी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन मदद करेंगे। इससे पहले मैं जो हूँ बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो अच्छा लगा तो पक्का सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगी बेल आइकन। दोस्तों इसका मैंने एक ई बुक बनाया है जिसमें प्रत्येक सेट में 20 क्वेश्चन है और लगभग 100 सेट है, तो 2000 क्वेश्चन है। और वह क्वेश्चन पिछले 10 सालों के जो यूजीसी नेट, सलेट या पीएचडी एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामों में आए हुए हैं, उनसे लगभग रिलेटिव है और आपको बहुत मदद कर सकते हैं। ये नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर वो वही बुक नहीं लेना चाहते तो मेरा वेबसाइट है ldcnetexam.com पे जाएं, वहाँ पर आपको एक असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से कैटेगरी मिलेगी, उसमें ये सभी सेट पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।